और अब बात बाबर हत्याकांड की करें तो कुशीनगर के बाबर हत्याकांड में फरार 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी अजीमुल्लाह और सलमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ताहिद और आरिफ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लापरवाही को लेकर 2 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। डीआईजी गोरखपुर के निर्देश पर बीट पर तैनात दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इससे पहले एसओ को भी लाइन हाजिर किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने और बीजेपी की सरकार बनने पर मिठाई बांटने से नाराज कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, 2 जो आरोपी थे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 की और गिरफ्तारी हुई है। कहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और कहा यह जा रहा है 2 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है? बिल्कुल, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में 4 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये तब गिरफ्तार हुए हैं जब उन पे मीडिया का दबाव बढ़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार 6 लोगों का नाम बता रहा और वो बार बार कह रहा है कि स्थानीय पुलिस जो रामकोला थाने की पुलिस है उसने 2 लोगों के नाम निकाल दिए थे और वो मिली भगत जो है आरोपियों से उसकी पुलिस की थी। कल जब डीआईजी रात में पहुंचते हैं तो डीआईजी ने कहा कि परिवार से बात हुई है, वो जितने लोगों का नाम बता रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मृतक है वो बार बार पुलिस से कह रहा था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है। और जो स्थानीय थाने की पुलिस थी वो लगातार पिछले 1 महीने से लापरवाही बरत रही थी और उस स्थानीय पुलिस जो थाना अध्यक्ष है, जो सबसे बड़ा प्रथम दृष्टया दोषी दिख रहा है कि उसके पास एप्लीकेशन होने के बाद भी वो हल्के में ले रहा था, उसको सिर्फ लाइन हाजिर किया जाता है। बीट सिपाही को सिर्फ लाइन हाजिर किया जाता है, यानी कि कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे परिवार बेहद खुश है। स्थानीय विधायक लगातार परिवार के संपर्क में रहे और इलाज से लेके वो उसके जनाजे तक में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त होते हैं, लेकिन कुल मिला के जो जिला प्रशासन की भूमिका है वो बेहद ही संदिग्ध नजर आ रही है और जिस तरीके से स्थानीय पुलिस पे कार्रवाई हो रही है वो ये पता कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरा लिपापोती करने में जुटा हुआ है। तो पुलिस वालों को बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों पर गाज जरूर गिरी है, लेकिन दूसरी तरफ रामगोपाल ये भी सुनने में आ रहा है कि जो परिवार है वो ये कह रहा है कि एसपी की भूमिका इसमें है, समाजवादी पार्टी की भूमिका। किस तरह से समाजवादी पार्टी की भूमिका देख रहा है ये परिवार? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की भूमिका तो साफ तौर पे वो देख रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि बाबर जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। अपने घर पे जब वो भाजपा का झंडा लगाता था तो अगल बगल के जो उसके दोनों पटीदार थे वो आके उसको फाड़ देते थे और साथ ही उसको ये धमकी देते थे कि जब हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो तुम भाजपा का समर्थन क्यों कर रहे हो। लेकिन अपने जो ये लोग जो आरोपी हैं इनके कहने के बाद भी वो मान नहीं रहा था और वो भाजपा का खुले दिल से समर्थन भी कर रहा था। कल हमारी जब पीड़ित की मां से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि हम बाबा के साथ हैं, चूंकि बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया, राशन दिया है और वो जीने का सहारा है, तो इस कारण हम बाबा के साथ हैं। तो वो जो राशन वाला फैक्टर था वो राशन वाला फैक्टर यहाँ काम कर रहा था और शायद इसीलिए वो बेहद गरीब परिवार भाजपा का समर्थन कर रहा था, भाजपा के साथ था और उसी का समर्थन का खामियाजा इसको भुगतना पड़ा। वो बार बार शिकायत कर रहा था। अब समाजवादी पार्टी बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया और बाबर की हत्या कर दी गई। अब ऐसे में रामगोपाल 6 व्यक्तियों का नाम ये परिवार ले रहा है। 4 की गिरफ्तारी तो हो गई है, 2 के मामले में पुलिस कितनी संजीदगी दिखा रही है? क्या उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है इस वक्त? चूंकि 6 दिन बाद, घटना के 6 दिन बाद 20 तारीख को एक घटना होती है, 25 को उसकी डेथ हो जाती है और जब कल मीडिया 2 दिनों से इस खबर को चलाती है तब जाके डीआईजी मौके पे पहुंचते हैं। डीआईजी से नीचे का कोई अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचता। एक दिन सीओ आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। स्थानीय थाने की पुलिस पीड़ित परिवार का तो कहना है कि धमकाने के लिए आती है, लेकिन जब डीआईजी आते हैं तब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी होती है। तो अब डीआईजी ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार जितने भी लोगों को कहा है, जो 2
अन्य को कहा है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो डीआईजी के आश्वासन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। बिल्कुल, पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, क्योंकि लगातार पीड़ित जो था वो गुहार लगा रहा था। अगर समय रहते उसकी गुहार सुन ली जाती तो शायद आज बाबर जिंदा होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप खबर मऊ से लेते हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया है। अलका राय का भाई एसएन राय भी अब गिरफ्तार हो चुका है। बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्तार समेत 12 लोग आरोपी हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पर। और अब यह बताया जा रहा है, चूंकि अलका राय वही डॉक्टर हैं जिनके क्लिनिक से जो एम्बुलेंस है उसका अलॉटमेंट हुआ था मुख्तार को, इसलिए अब बताया जा रहा है कि अलका राय का भाई और अलका राय दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाराबंकी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्तार समेत 12 आरोपी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। बंकी ले जा रहे हैं हमें जी। क्या बोले हैं लोग इस मामले में? अभी तो कुछ बोला तो कुछ नहीं है, बस आप लोग आए हैं 4 बजे और मुझे कहे हैं तैयार होने के लिए। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण मामले में डॉक्टर अलका राय उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बाराबंकी पुलिस है और पुलिस बाराबंकी लेकर जा रही है और ये अलका राय है और डॉक्टर उनके भाई हैं। और डॉक्टर अलका राय के जो उनके अस्पताल से गिरफ्तार कर ली गई है। देखिए, डॉक्टर अलका राय और जो ये बाराबंकी पुलिस है जो गैंगस्टर के मामले में एसएन राय और डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। और काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद को लेकर आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होने वाली है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब आज से नियमित सुनवाई इस पूरे मामले पर शुरू होने वाली है। आज काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो हम आपको बता दें कि खबर यही आ रही है कि किस तरह से काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर नियमित सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ और मस्जिद का विवाद है और ज्ञान व्यापी विवाद में आज से सुनवाई शुरू हो जाएगी। और इस वक्त देवरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर कफील के ट्वीट से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर कफील, डीएम ने शुरू की मामले की जांच। एसपी से एमएलसी उम्मीदवार हैं कफील खान। कफील खान नौकरी से हो चुके हैं बर्खास्त और बताया जा रहा है कि उनके ट्वीट से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महकमे में हड़कंप मचा है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर कफील दिखाई दे रहे हैं। डीएम ने शुरू किया पूरे मामले की जांच। एसपी से एमएलसी उम्मीदवार हैं कफील और कफील खान नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर कफील खान मरीज का इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब डीएम ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से देवरिया में डॉक्टर कफील खान के ट्वीट से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर कफील और ये तस्वीरें सामने आई। डीएम ने अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। एसपी से एमएलसी उम्मीदवार बनाए गए हैं कफील खान को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो इलाज करते दिखाई दिए। एक ट्वीट उन्होंने किया जिसके बाद अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है कि बर्खास्त होने के बाद भी किस तरह से ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि अब डीएम ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। उमाशंकर इस पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमा, क्या खबर मिल रही है? ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जो ट्वीट है, ट्वीट में क्या कुछ लिखा हुआ है कफील खान की तरफ से? उमा, आवाज आ रही है आपको? जी, सवाल करें। उमा, आप जो तस्वीर सामने आई है, कफील इमरजेंसी में इलाज करते दिखाई दे रहे, एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में क्या लिखा हुआ है जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम है ये बीते कई दिनों का है, जिसमें जो एमएलसी उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी से डॉक्टर कफील खान, ये गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बर्खास्त डॉक्टर है और इस समय वो एमएलसी का चुनाव देवरिया कुशीनगर जनपद से लड़ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों एक महिला का और एक अन्य मरीज का इलाज किया, जिसमें एक महिला जो है वो एम्बुलेंस में तड़प रही है, लेकिन
जब वो अस्पताल पहुंची तो उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर कपिल इशारों में ही बात करते हैं कि कई यहाँ पे जो स्वास्थ्य उपकरण है, इसके अलावा जो दवाइयां हैं वो खत्म हो चुकी है। और इसी का एक वीडियो बना के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, जिसके बाद देवरिया जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि डीएम ने त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित की है, लेकिन जांच कमेटी भी जिला प्रशासन और शासन को गुमराह करने में लगी है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि एक बर्खास्त डॉक्टर कैसे देवरिया जिले के सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज कर रहा है। उन्होंने जो महिला मरी है उसको जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जब उसको रेफर किया जाता है, वो जो मरी है महिला, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर के जरिए शासन प्रशासन पे कई सवालिया निशान खड़ा किया है कि जो स्वास्थ्य उपकरण है या उत्तर प्रदेश या देवरिया का जो स्वास्थ्य महकमा वो ठीक तरह से बिल्कुल, तो एक बर्खास्त डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है और फिर स्वास्थ्य महकमे पर सवाल भी उठाता है। हालांकि आप ये पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। अवैध कब्जे के मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी दिन जेल में मारपीट के मामले में भी सुनवाई होगी। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर एक बार फिर से बुलडोजर चला। 22 सितंबर 2020 को प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनाए गए बिल्डिंग को ध्वस्त किया था, लेकिन चुनाव के दौरान फिर से जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई थी और अंदर के हिस्से में पशुओं के लिए टीन शेड और कर्मचारियों के लिए टॉयलेट बनाया गया था। फिर से योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और ये कार्रवाई एक बार बाहुबलीपुर सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास से शुरू हुई। आप देख सकते हैं कि इस जगह को 22 सितंबर 2020 को जो है ध्वस्त किया गया था, बुलडोजर चलाया गया था और आप देख रहे हैं किस तरह से खंडहर में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अस्थायी रूप से बाउंड्री वाल यहाँ पर बना ली गई थी। उस बाउंड्री वाल को एक बार फिर से आज यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये इलीगल बिल्डिंग जो इनके द्वारा निर्मित किया, पूर्व सांसद द्वारा निर्मित किया गया था अवैध रूप से, उसको गिराए जाने की कार्रवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को यह सम्मान दिया। इस दौरान राजवीर सिंह ने कहा कि देश के लिए ये गौरव की बात है। जो नारा पंडित दीनदयाल जी ने दिया था, बाबू जी ने उसको साकार करके दिखाया था और खाली शिक्षा क्षेत्र में नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज की जो कल्पना की थी उन्होंने जमीन पर उतार के दिखाया। ये बाबूजी की पूंजी है, ये हमारी पूंजी है। बाबूजी के जाने के बाद भी आज भी बाबूजी के लिए लोगों के दिल में जो सम्मान है, मेरे परिवार के प्रति जो सम्मान है, मैं अपने यहाँ की जनता का हमेशा ऋणी रहूँगा मरते दम तक। उत्तराखंड में अब तक मंत्रियों को पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हो पाया है। माना जा रहा था कि आज मंत्रियों को विभाग बांट दिए जाएंगे, लेकिन आज भी मंत्रियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के तजुर्बे और उनकी पुरानी परफॉर्मेंस के साथ साथ बीजेपी आलाकमान से सलाह मशविरा करने के बाद ही विभागों को फाइनल कर रहे हैं। वहीं पुराने मंत्रियों को उम्मीद है कि पिछली बार के विभाग ही रिपीट होंगे। देखिए, हम तो संतोषी आदमी हैं। मुख्यमंत्री जी जो देंगे, सिर्फ मेरी प्रायोरिटी सैनिकरण में है। जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सैनिक हमको पूरा करना, मैंने इसके लिए उनसे कहा है। बाकी जो मुख्यमंत्री जी देंगे काम करेंगे और कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे और 2024 में होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, वो जो जैसा चाहेंगे, क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं तो उसको देखते हुए और पिछला अनुभव भी है और जो कमियां रही कोरोना के कारण उनको भी हम दूर करेंगे। तो ये उनका मैं समझता हूँ विवेक है।
बहुत सारी योजनाएं होंगी जिनको आप पूरा PWD में हाँ, बहुत सी योजनाएं नहीं पूरा कर पाए तो उसको करेंगे। देहरादून में मंगलवार से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले आज विधानसभा में यज्ञ का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में ऋतु खंडूरी समेत विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा सकूं, इसलिए यज्ञ करवाई गई। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कार्य करने से पहले आप जानते हैं हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं और मेरे तो पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन जो है वो शुरुआत ही मैंने यज्ञ के माध्यम से की थी, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। तो मैं चाहती थी कि जो हमारे विधानसभा के कर्मचारी हैं उनके साथ बैठकर पूजा अर्चना करूं और एक यज्ञ करूं तो और आशीर्वाद लूं कि हम अपने सदन को अगले 5 साल अच्छे से चला सकें। देहरादून में आज महिला कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। महिला कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हार के बाद पहली बार कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। और उत्तर प्रदेश के आगामी बजट को लेकर सीएम योगी आज अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार आगामी उत्तर प्रदेश का बजट 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। तो बजट को लेकर चर्चा आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का बजट होगा वो करीब 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। तो बजट किस तरीके का रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह से पेश किया जाएगा, ये सब बातों को लेकर आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा होने वाली है। और सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। दोपहर 3 बजे उनकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सतीश महाना ने कल स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया था। सतीश महाना की बात की जाए तो वो 8वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। विपक्ष ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में सतीश महाना का निर्विरोध चुना जाना तय है। और लगता है कि अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते में फिर से खटास आ गई है। एसपी विधायक दल की मीटिंग में शिवपाल को नहीं बुलाया गया, इससे शिवपाल नाराज है। इस बीच इटावा में एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने महाभारत के प्रसंग का जिक्र किया और धर्मराज, युधिष्ठिर और शकुनी की बात कही। शिवपाल का इशारा किसकी तरफ है आप समझ सकते हैं। शिवपाल ने इटावा में क्या कहा, आइए आपको जरा सुनाते हैं। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए। और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए। बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। और कथाएं हम तो कहेंगे कि जितने यहाँ भक्त आए महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद देना सब संपन्न हो जाए।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।